हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 सिविक्स। आपके चैप्टर का नेम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ए गवर्नमेंट ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अगस्त 13 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था, एक आदेश जारी किया था, और इस आदेश को ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। ऑफिस में से कोई नोटिस या सर्कुलर आता है स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी तरह इस ऑफिस मेमोरेंडम का या इस सर्कुलर का भी एक नंबर था, और इसके नंबर को हम बोलेंगे OM नंबर 36012/3190 EST SCT, और ये इशू हुआ था 13/8/1990 को। तो देखते हैं इस गवर्नमेंट के ऑर्डर में मीन्स मेमोरेंडम में क्या था। द जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस साइंड द ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर के ऊपर साइन थे जॉइंट सेक्रेटरी के, और जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में काम करता था, और ये डिपार्टमेंट मीन्स पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंडर में आता था। तो ध्यान रखें, उस ऑर्डर पे साइन किसने किए? जॉइंट सेक्रेटरी ने। इट वाज क्वाइट शॉर्ट। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर बिल्कुल शॉर्ट था, बेरली 1 पेज, सिर्फ 1 पेज का। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डनरी सर्कुलर, जैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से साधारण सर्कुलर या नोटिस आता है, तो ये ऑर्डर भी या सर्कुलर भी उसी तरह दिखाई देता था। आप अपने स्कूल में भी देखते हैं, कई बार नोटिस आते हैं, मैनेजमेंट टीचर्स के लिए कोई ना कोई सर्कुलर नोटिस या मेमोरेंडम निकालती है। एक ही नाम होता है स्टूडेंट्स सभी का, सर्कुलर, नोटिस या मेमोरेंडम। द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर दिन ऐसे हज़ारों ऑर्डर इशू करती है अलग अलग मैटर पे, मीन्स अलग अलग विषयों पे। लेकिन ये जो ऑर्डर था ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, जो कि आपके 13/8/1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया। और स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर काफ़ी सालों तक कंट्रोवर्सी का, विवाद का, झगड़े का विषय बना रहा। देखते हैं इसमें क्या था। तो स्टूडेंट्स, ये वो ऑर्डर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था 13/8/1990 को। इस ऑर्डर का सब्जेक्ट क्या था स्टूडेंट्स? इस ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27% रिजर्वेशन दे दिया था SC/BC को, मीन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को, सिविल और आपके जो सेंट्रल पोस्ट होती थी उनके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। तो स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इस ऑर्डर को स्टूडेंट्स इशू करवाने में, गवर्नमेंट को इसके लिए फोर्स करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मंडल कमीशन ने, क्योंकि BP मंडल ने SC/BC की रिपोर्ट पेश की थी गवर्नमेंट को, और ये कहा था कि आप इस रिपोर्ट के ऊपर काम करिए और एक कमीशन आप सेटअप करिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, BP मंडल के कहने पे SC/BC लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन आपके बना दिया। उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन, जिसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहते हैं। तो मंडल कमीशन का दूसरा नाम है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। और स्टूडेंट्स, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट SC/BC लोगों की सोशल और आपके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट कब दी? मंडल कमीशन ने 31 दिसंबर 1980 को। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश किया, और पार्लियामेंट में उनके ऊपर डिस्कस हुई, और पार्लियामेंट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को पास कर दिया, और इसके तहत 27% रिजर्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स SC और BC कैटेगरी के लोगों को। तो 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट लेने के बाद कमीशन बनाया, और फिर पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट के ऊपर बहस करवाई, और फिर गवर्नमेंट कामयाब हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पास करवाने में।
और स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा से फिर दे रखा है कि 27% वैकेंसी वो रिजर्व रहेंगी सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो सिविल पोस्ट और सर्विसेज हैं वहाँ पे 27% वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी। किसके लिए? SC BC के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया 8/9/1993 को, और इस ऑर्डर में आप आगे पढ़ेंगे जा कर के, क्योंकि जो पहले वाला ऑर्डर था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13/8/1990 को जारी किया, वो पहले वाला ऑर्डर स्टूडेंट्स उसमें कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से फिर एक ऑर्डर जारी किया, और वो ऑर्डर आया स्टूडेंट्स 8 सितंबर 1993 को। और अब SC BC का नाम कर दिया गया OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और 27% रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो सेम रहा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया था 13 अगस्त और 1990 को, तो उसके पीछे का क्या मंसूबा था गवर्नमेंट का। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, द ऑर्डर अनाउंस्ड मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर ने स्टूडेंट्स से एक मुख्य पॉलिसी डिसीजन अनाउंस कर दिया। इस ऑर्डर में कहा गया कि 27% वैकेंसीज सिविल पोस्ट के और सर्विस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिविल पोस्ट और सर्विसेज हैं उनमें 27% वैकेंसीज SC BC के लिए रिजर्व रहेंगी, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। SC BC स्टूडेंट्स अनदर नेम, दूसरा नाम है किनका? जो लोग, उन कास्ट के लोगों का जो कि बैकवर्ड माने जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जो लोग बैकवर्ड माने जाते हैं उन कास्ट के लोगों का दूसरा नाम क्या रख दिया गया? SC BC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। स्टूडेंट्स, जब 27% रिजर्वेशन मिला SC BC को, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट जॉब का जो रिजर्वेशन मिला है उसका बेनिफिट मिलेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, क्योंकि SC BC के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही आते थे। नाउ वे न्यू थर्ड कैटेगरी। स्टूडेंट्स, अब एक नई थर्ड कैटेगरी बना दी गई, उस कैटेगरी का नाम था SC BC। स्टूडेंट्स देखिए, द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेकली कुछ और बता गया, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। पहले स्टूडेंट्स, जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलता था, लेकिन अब है ना, एक कैटेगरी को एक 27% रिजर्वेशन देने के बाद एक कैटेगरी के लोगों को और फ़ायदा मिलने लग गया जॉब रिजर्वेशन का, और वो तीसरी कैटेगरी थी स्टूडेंट्स SC BC। तो अब 27% जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट SC को, मीन्स शेड्यूल कास्ट वालों को, और ST को, इनको तो पहले ही मिलता था, लेकिन अब नई कैटेगरी कौन सी आ गई? SC BC, मीन्स सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इनको भी बेनिफिट मिलने लग गया। तो आगे करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, द डिसीजन मेकर्स। स्टूडेंट्स, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ और जिसके तहत 27% रिजर्वेशन दिया गया SC BC को, उस में डिसीजन लेने वाले लोग कौन थे? 27% रिजर्वेशन देने का जो डिसीजन था, तो वो डिसीजन लेने वाले या डिसीजन बनाने वाले कौन थे? किसने डिसाइड किया था स्टूडेंट्स की मेमोरेंडम इश्यू होगा, ये ऑर्डर इश्यू होगा? क्लियरली सच ए बिग डिसीजन कुड नॉट हैव टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, क्लियरली स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने उस 27% रिजर्वेशन वाले मेमोरेंडम पे साइन किए थे, उसने तो ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया, उसने तो डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया, उसने तो सिर्फ साइन किए थे। द ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज ए पार्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो जॉइंट सेक्रेटरी जिसने ये ऑर्डर पे साइन किए थे, लेकिन ये ऑर्डर किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और आपके पेंशन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऑर्डर और किसी ने जारी किया था और साइन किसी और के थे। ऑर्डर मिनिस्टर ने जारी किया और साइन जॉइंट सेक्रेटरी के थे। वी कैन गैस दैट, इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के जो मेजर डिसीजन हैं स्टूडेंट्स, उनमें अदर फंक्शनरीज भी इन्वॉल्व रहती हैं। मीन्स
दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं कंट्री के वो भी इनमें शामिल रहते हैं। मीन्स जब इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे ये 27% रिजर्वेशन देने का डिसीजन लिया गया, तो इतने बड़े डिसीजंस में स्टूडेंट्स और फंक्शनरीज भी और इंस्टीट्यूशन भी क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इन फंक्शनरीज के बारे में। वो कौन सी फंक्शनरीज हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने 27% रिजर्वेशन जारी किया। जैसे जॉइंट सेक्रेटरी था, पार्लियामेंट हो गई, मिनिस्टर्स हो गए, तो बहुत से लोग उस डिसीजन को लागू करने में शामिल थे, प्रेसिडेंट भी शामिल था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो मतलब कि आप पॉइंट कवर करेंगे इस लेसन में, और उस ऑफिस मेमोरेंडम को जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया, उस ऑफिस मेमोरेंडम को इशू करने वाले लोगों में कौन कौन शामिल थे। ऑफिस मेमोरेंडम को इशू करने वाले लोगों में स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट भी शामिल था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए थे तभी वो लॉ बना था। तो प्रेसिडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, हेड ऑफ स्टेट होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है। मीन्स प्रेसिडेंट की जो पावर होती हैं या अथॉरिटी होती हैं वो सिर्फ फॉर्मल होती हैं, दिखावटी होती हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है स्टूडेंट्स। हेड ऑफ स्टेट हो गया प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया प्राइम मिनिस्टर। और स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की सारी पावर को एक्सरसाइज कौन करता है, एक्सरसाइज मीनिंग यूज कौन करता है, वो करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट्स ज़्यादातर ज़्यादातर डिसीजंस लेता है कैबिनेट की मीटिंग्स में। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। मीन्स मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उनमें सबसे बड़े जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर बनाते हैं कैबिनेट। इनके बारे में आप एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये सिर्फ इस चैप्टर का ट्रेलर है, अभी आपने मूवी नहीं देखी है। पार्लियामेंट स्टूडेंट्स वो भी उस डिसीजन में शामिल थी। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा क्या हैं, पार्लियामेंट की 2 हाउसेज हैं स्टूडेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। स्टूडेंट्स अगर किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बने रहना है तो उसको लोकसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी की सपोर्ट चाहिए। मीन्स लोकसभा में अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल की उसको सपोर्ट है तो वो प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा, अन्यथा नहीं। जैसे लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर 543 हैं, 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो टोटल 545 हो गए। तो हम इलेक्टेड की बात करेंगे, सिर्फ लोकसभा में इलेक्टेड मीन लोगों के द्वारा वोटिंग सिस्टम के थ्रू चुने हुए जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं, एमपीज, वो होते हैं 543। और यदि स्टूडेंट्स किसी भी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बने रहना है या अपनी सरकार बचानी है तो उसके पास में 272 एमपीज कहाँ पे होने चाहिए, लोकसभा में होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स देखिए अब और भी करते हैं, इसमें क्या दे रखा है। ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में और पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और क्या था ऑफिस मेमोरेंडम में, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ स्टूडेंट्स 13 अगस्त 1990 को, वो कई इवेंट का एक कल्मिनेशन था। मीन कई घटनाओं का एक जोड़ था, उसमें कई घटनाएं शामिल थी। कल्मिनेशन होता जोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट्स सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया था 1797 में। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को मंडल कमीशन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब उसको अपॉइंट किया, 1979 में। और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मीन्स 27% रिजर्वेशन दिलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, अपॉइंट किया था। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के हेड कौन थे, बीपी मंडल। और इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to taken for the advancement. स्टूडेंट्स बीपी मंडल ने पूरी कंट्री से क्राइटेरिया डिटरमाइन किए थे। उस क्राइटेरिया के तहत बीपी मंडल ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों के बारे में डाटा इकट्ठे किए थे और गवर्नमेंट के सामने रिकमेंडेशन भेजी थी, उसने सिफारिश भेजी थी कि आप उनके एडवांसमेंट के लिए मीन्स एससी और बीसी की मीन्स तरक्की या प्रोग्रेस के लिए आप काम करें। तो गवर्नमेंट के सामने बीपी मंडल ने डाटा पेश किए कि वो एजुकेशन के मामले में भी पीछे हैं, सोसाइटी में भी उनका ज़्यादा सम्मान नहीं है,
तो बीपी मंडल ने गवर्नमेंट को बोला कि आप SC/BC के लोगों को 27% रिजर्वेशन दें गवर्नमेंट जॉब्स में, और उनके एडवांसमेंट के लिए, मीन उनकी प्रोग्रेस के लिए आप काम करें। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। स्टूडेंट्स, जो मंडल कमीशन था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और मेड मैनी रिकमेंडेशन, और उसने अनेक सिफारिशें गवर्नमेंट को भेजी SC/BC के लोगों को 27% रिजर्वेशन दिलाने के लिए। और जितनी भी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस मंडल कमीशन ने गवर्नमेंट को भेजी अपनी रिपोर्ट में, तो उन सिफारिशों में से स्टूडेंट्स एक सिफारिश ये थी कि SC/BC के लोगों को, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स मंडल कमीशन की रिपोर्ट को और उसकी रिकमेंडेशन को, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी और उसकी जो सिफारिशें थी, उनको पार्लियामेंट में पेश किया और उनके ऊपर डिस्कस हुई। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक स्टूडेंट्स अनेक पार्लियामेंटेरियन, मीन्स जो पार्लियामेंट में जाने वाले MP थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो डिमांड कर रही थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को, उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। मीन SC/BC के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 1989 में लोकसभा के इलेक्शन आ जाते हैं और लोकसभा में कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही थी। उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी थी स्टूडेंट्स जनता दल। जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनिफेस्टो होता है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले लिखित में अपनी घोषणाएं जारी करती हैं लोगों के सामने। उस लिखित घोषणा पत्र को ही क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों से वादे करती है लिखित में, तो वही क्या होता है? मैनिफेस्टो, कि अगर आप हमारे को वोट देंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, आप हमारे को इलेक्शन में वोट दें, सपोर्ट करें। तो जनता पार्टी भी स्टूडेंट्स 1989 के लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी। 1989 में जनता पार्टी भी, सभी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, तो जनता पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी। जनता पार्टी ने कहा कि अगर वो पावर में आती है, मीन्स उसकी सरकार आती है, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देगी, मीन्स SC/BC को 27% रिजर्वेशन दे देगी। स्टूडेंट्स, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। जनता पार्टी का जो दाव था, मीन्स वादा करने का, कौन सा दाव? SC/BC को 27% रिजर्वेशन का जो दाव है वो काम कर जाता है। और जब इलेक्शन होते हैं 1989 में, जो जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। और जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है स्टूडेंट्स? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनता है। और देखिए स्टूडेंट्स, फिर जनता पार्टी की सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाती है। स्टूडेंट्स, जब कोई भी नई सरकार बनती है तो लोकसभा और राज्यसभा की एक जॉइंट मीटिंग होती है। वो पार्लियामेंट की जब मीटिंग होती है तो उसको एड्रेस कौन करता है? उसको संबोधित करता है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहा था, संबोधित कर रहा था लोकसभा और राज्यसभा को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जनता दल की जो गवर्नमेंट थी उसके इंटेंशन, उसके इरादे जाहिर कर दिए थे पार्लियामेंट के सामने। तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के सामने कहा कि जनता पार्टी की सरकार आ गई है और उसकी इंटेंशन, उसकी इच्छा ये है कि वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को, उनकी सिफारिशों को लागू करेगी और SC/BC को 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट देना चाहती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हुआ। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस कर दिया, संबोधित कर दिया कि जनता दल की सरकार ऐसा ऐसा करना चाहती है। फिर स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 अगस्त 1990 का दिन होता है। यूनियन कैबिनेट होती है, जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। मैंने बताया था आपको, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो जो आपके यूनियन कैबिनेट होती है ना, मीन्स जो मिनिस्टर्स यूनियन गवर्नमेंट की, मीन्स यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देंगे यूनियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह देंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं उसको बोलते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो 6 अगस्त 1990 को स्टूडेंट्स, यूनियन कैबिनेट ने, मीन सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स ने फॉर्मल, औपचारिक या ऊपरी तौर पर डिसीजन ले लिया कि हम मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को, उसकी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे।
अगले दिन स्टूडेंट्स, तो 6 अगस्त के बाद अगला दिन क्या आएगा, 7 अगस्त। 7 अगस्त को स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म कर देता है, पार्लियामेंट को सूचना दे देता है कि एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक कथन के थ्रू, कि हम है ना अपने डिसीजन को लागू करेंगे। मीन्स हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, जो कि मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन दिलवाना चाहता है किसको, SCBC को। तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके सामने वीपी सिंह ने 7 अगस्त को ये बोल दिया कि हम है ना मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करेंगे। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज, तो देखिए स्टूडेंट्स, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा। तो कैबिनेट के डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया गया, और जो सीनियर ऑफिसर्स थे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट कर दिया। मीन्स एक एन ऑर्डर लाइन विद कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट के डिसीजन को लागू करने के लिए एक ऑर्डर ड्राफ्ट जारी कर दिया। मीन्स एक कच्चे कागज़ के ऊपर वो चीज़ लिख दी। मिनिस्टर के अप्रूवल को भी, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस ट्रेनिंग के अंदर मिनिस्टर था, उसकी सहमति थी ये। और उसने मीन्स आपके सीनियर ऑफिसर को बोला मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस वाले डिपार्टमेंट में कि आप इस डिसीजन को लागू करें, और ऑफिसर ने उसके ऊपर साइन कर दिए यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इस तरीके से लागू हो जाता है स्टूडेंट्स, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कस हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं आगे और क्या होता है। और इसका नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, ये नंबर पहले आपको बता दिया था मैंने। मीन्स पार्लियामेंट में से पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट में से 27% रिजर्वेशन का जो आपके मीन्स मेमोरेंडम था वो पास हो गया। पास होने के बाद वो मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद फिर वो सीनियर ऑफिसर के पास गया, और सीनियर ऑफिसर ने उसको मीन्स आपके दुनिया के सामने, मीन्स आपके उसके सामने, मीडिया के सामने उसको ला दिया और दिखा दिया कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये डिसीजन जब गवर्नमेंट ने लिया 27% रिजर्वेशन देने का, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा हॉटली डिबेटेड इशू रहा कंट्री के अंदर। मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्म बहस का विषय रहा। और न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स, इस न्यूज़पेपर अलग अलग टाइप के व्यूज़ और ओपिनियन से फुल थे। मीन्स कुछ लोग कह रहे थे कि ये डिसीजन सही है, कुछ लोग बोल रहे थे ये डिसीजन गलत है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए। मीन्स बहुत बड़े बड़े आपके विरोध हुए, और जिन काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए स्टूडेंट। प्रोटेस्ट के सामने क्या हुए, काउंटर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई आदमी विरोध करता है, मीन्स जो विरोध करने वाले और विरोध को दबाने वाले आमने सामने आ गए। और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट वायलेंट भी थे। वायलेंट कहने का मीनिंग है कि आपकी हिंसा भी हुई कई जगह पे। जैसे हिंसा कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मार पिटाई, तोड़ फोड़, आगजनी होती है, वहाँ पे क्या होती है, हिंसा होती है। पीपल ने बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये डिसीजन हज़ारों जॉब्स को अफेक्ट करेगा, कि जिन लोगों को काबिलियत के बेस पे नौकरी मिलनी थी उन लोगों को अब नौकरी नहीं मिलेगी। और 27% रिजर्वेशन होने के बाद कुछ लोगों को बिना काबिलियत के ही नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटीज़ अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेट जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो इंडिया के अंदर इनइक्वलिटीज़ है, मीन्स असमानता, एग्जिस्टेंस है, मीन मौजूद है, उसको यदि ख़त्म करना है तो जॉब रिजर्वेशन देना नेसेसिटेटेड है, मीन्स आपके ज़रूरी है। कुछ लोग उसके फेवर में थे रिजर्वेशन के, 27% रिजर्वेशन के। वो लोग ये बोल रहे थे स्टूडेंट्स की इस रिजर्वेशन को देना ज़रूरी है यदि हमारे देश में कास्ट के बेस पे जो इनइक्वलिटी है, जो असमानता, उसको ख़त्म करना है। क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि अपर कास्ट वाले लोगों के पास में रिसोर्सेज हैं, वो अमीर हैं, लोअर कास्ट वालों के पास में कुछ नहीं है, और उन दोनों के बीच में असमानता है। मीन्स अपर कास्ट के लोग अमीर हैं और लोअर कास्ट के लोग गरीब हैं। तो अगर लोअर कास्ट के लोगों को ये रिजर्वेशन मिल जाएगा तो उनके पास भी जॉब हो जाएगी और वो भी अपर कास्ट वालों के बराबर आ जाएंगे, और जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, वो समानता में तब्दील हो जाएगी। दे फेल्ट, वे लोग महसूस करते थे कि दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी, की अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा उन कम्युनिटी को जिनके पास अभी तक अच्छे बेनिफिट नहीं मिले हैं, जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के। वो ये सोचते थे कि उन लोगों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मीन्स एक अच्छा अवसर मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों के पास एडिक्वेट होता पर्याप्त
जिन लोगों को अभी तक गवर्नमेंट जॉब में पर्याप्त आपके वो नहीं मिली थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। मीन्स जो लोग अभी तक अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी रोजगार में या सरकारी नौकरी में एडिक्वेटली पर्याप्त तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, उनको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी ये रिजर्वेशन की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। स्टूडेंट्स, कुछ लोग ये फेल्ट करते थे, कुछ लोग महसूस करते थे कि ये बिल्कुल गलत है, अनफेयर है। इट वुड डेनी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये गलत है बिल्कुल 27% रिजर्वेशन देना, और कह रहे थे कि इससे लोग डैनी हो जाएंगे, डैनी मीन वंचित हो जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता से जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते, मीन्स जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते उनके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अपने आप को आगे बढ़ाने की, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी से डैनी हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। मीन्स उनको है ना इक्वलिटी के बेस पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपनी योग्यता के बेस पे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। दे वुड बी डिनाइड, उन्होंने कहा कि उनको जॉब से डिनाइड हो जाएंगे, मीन्स वो नौकरी से वंचित हो जाएंगे, नौकरी उनको नहीं मिलेगी। उनके अंदर है ना आपके अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि स्टूडेंट्स इससे है ना आपके कास्ट फीलिंग परपेचुएट होंगी, मीन्स कास्ट का सिस्टम बढ़ेगा और नेशनल यूनिटी हैम्पर हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता भी रुक जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन जो दिया गया है ये कास्ट के बेस पे दिया गया है, और कास्ट के बेस पे जिनको रिजर्वेशन मिला है तो इससे कास्टिज्म ख़त्म नहीं होगा, इससे कास्टिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस ये नहीं करेंगे कि डिसीजन गुड था या बैड था, मीन्स जो 27% रिजर्वेशन दिया गया वो अच्छा था या बुरा था, इस चैप्टर में हम इस बारे में स्टडी नहीं करेंगे। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल, हमने रिजर्वेशन का ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया था ताकि हम ये समझ सकें कि कंट्री के अंदर जो मेजर डिसीजन है, मुख्य डिसीजंस हैं, वो किस तरीके से लिए जाते हैं और कंट्री में उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। और स्टूडेंट्स जब ये डिसीजन लिए जाते हैं और उन डिसीजन के ऊपर डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट मीन झगड़े हो जाते हैं, तो कौन सी ऐसी संस्था है जो उन डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है? तो ऐसी संस्थाएं हैं स्टूडेंट्स कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट क्या करते हैं? ये डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, मीन झगड़ों का निपटारा करते हैं। यदि गवर्नमेंट के डिसीजन से कोई डिस्प्यूट अराइजिंग आउट हो जाता है, मीन्स कोई आपके झगड़ा या वाद विवाद हो जाता है, तो उसको सेटल करने का, उस झगड़ों का निपटारा करने का काम कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कुछ पर्सन और एसोसिएशन, स्टूडेंट्स कुछ मीन्स आपके व्यक्ति और कुछ संस्थाएं अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल ए नंबर ऑफ केसेज इन द कोर्ट। स्टूडेंट्स, कुछ व्यक्तियों ने और कुछ संस्थाओं ने इस 27% रिजर्वेशन का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया था इसका विरोध किया, इसको अपोज किया, अपोज मीन विरोध किया, और उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। बहुत से व्यक्तियों ने और आपके बहुत सी एसोसिएशन ने कि ये जो डिसीजन है 27% रिजर्वेशन देने का ये गलत है। दे अपील्ड टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से अपील की स्टूडेंट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, कि इस ऑर्डर को आप इनवैलिड घोषित करो। जो 27% आपने रिजर्वेशन दिया है इसको आप, ये वैलिड नहीं है, ये वैध नहीं है, मीन सही नहीं है, ये इनवैलिड है, ये गलत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दो, कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। 27% रिजर्वेशन का जो आपके गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसको लागू नहीं होना चाहिए, इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इन सभी को बंच्ड कर दिया, मीन्स जितने भी केस 27% रिजर्वेशन वाले ऑर्डर के खिलाफ आए, गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी लोगों ने केस किए, उन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बंच्ड कर दिया। बंच्ड का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स की उनका सभी का एक ग्रुप बना दिया, जैसे बंच ऑफ की होता है ना, तो उसी तरीके से है ना 27% रिजर्वेशन के खिलाफ अनेक टाइप के केसेस आए, लोगों ने अनेक केस कर दिए कि इसको ख़त्म करो, लेकिन उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस जितने आए उनका सभी का एक आपके ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हैं बंच। और जो स्टूडेंट्स 27% रिजर्वेशन के बारे में सभी केस आए थे और सभी केसेस का एक जो ग्रुप बनाया था स्टूडेंट्स वो आपके सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन सभी ग्रुप्स को एक केस का नाम दिया गया इंदिरा साहनी अदर वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया केस। मीन्स इंदिरा साहनी बहुत ही बड़ा करेक्टर था 27% रिजर्वेशन का विरोध करने वालों में, और इंदिरा साहनी ने भी केस किया स्टूडेंट्स और दूसरों ने भी केस किया। तो इंदिरा साहनी और दूसरों जो आपके केस कर रहे थे 27% रिजर्वेशन के खिलाफ, उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी? यूनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स ये हो गया एक, ये खिलाफ थे 27% रिजर्वेशन के, और गवर्नमेंट के बीच में और इनके बीच में
क्या चल रही थी, आपके कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का मीनिंग हो गया कि कोर्ट में सही और गलत को साबित करने का एक सिलसिला चल रहा था। 11 जज, स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेज ने, ध्यान रखें इसको, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेज ने इन आर्ग्यूमेंट्स को सुना, बोथ साइड को। उन्होंने इंदिरा साहनी और दूसरों को भी सुना जो 27% रिजर्वेशन के खिलाफ थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सुना। एक साइड तो स्टूडेंट्स बोथ साइड, बोथ क्या होती हैं, दोनों, दो साइड थी। एक साइड 27% रिजर्वेशन के फेवर में थी कि ये सही है, और एक साइड उनके आपके खिलाफ थी। तो जो खिलाफ थी उनके साइड वो थी स्टूडेंट्स इंदिरा साहनी और दूसरे, और जो आपके एक साइड गवर्नमेंट थी। तो इंदिरा साहनी और दूसरों के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में केस चल रहा था। एक साइड आप ये करेंगे ये, और एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी एंड अदर्स एक साइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सुना और इंदिरा साहनी और अदर्स को भी सुना बाई ए मेजोरिटी। तो स्टूडेंट्स जजों की एक मेजोरिटी थी वहाँ पे, आपके मतलब कई थे जज, तो मेजोरिटी ने, जजों की एक ज़्यादा संख्या ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो 1992 में डिक्लेयर किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर वैलिड है। तो स्टूडेंट्स 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजों की मेजोरिटी के साथ, मीन ज़्यादा संख्या में जज एक साइड हो गए, तो मेजोरिटी की चलती है डेमोक्रेसी में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की मेजोरिटी थी उन्होंने 1992 में डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 27% रिजर्वेशन दिया है SCBC को वो बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को सही तो घोषित कर दिया, वैलिड तो, लेकिन उसी टाइम स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी कहा कि आप अपने ओरिजिनल डिसीजन के अंदर मॉडिफिकेशन करिए। जो आपने अपना ओरिजिनल डिसीजन दिया है 27% रिजर्वेशन का, उसको आप चेंज करिए, क्योंकि ये डिसीजन सेम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट की बात को माना और गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन को चेंज भी किया। और देखिए उसमें क्या चेंज किया, जो SCBC के अंदर, SEBC के अंदर जो वेल टू डू थे, वेल टू डू कौन होते हैं, रिच, जो अमीर थे, उनको बाहर कर दिएगा। स्टूडेंट्स बैकवर्ड क्लास से किसको बाहर कर दिया गया, वेल टू डू को। ये कहा गया कि अमीर लोगों को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा SCBC, चाहे वो SCBC से बिलोंग करते हों, OBC से, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हों, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अमीर लोगों को उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूड मीन स्टूडेंट्स उनको बाहर कर दिया गया रिजर्वेशन के बेनिफिट से। और स्टूडेंट्स उस रिजर्वेशन के बेनिफिट से जब वेल टू डू को, अमीरों को बाहर किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक ऑर्डर और जारी कर दिया कि कौन से डिपार्टमेंट के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत। और वो दूसरा ऑर्डर कब आया स्टूडेंट्स, दूसरा मेमोरेंडम या ऑर्डर कब आया गवर्नमेंट का, 8 सितंबर 1993 को। तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्यूट इस तरीके से एंड हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और ये पॉलिसी आज तक फॉलो की जा रही है, मीन्स चल रही है। तो स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग विद चैप्टर नंबर 5 ऑफ civics and our heading for today is need for political institutions। देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें पता है हमारी डेली लाइफ में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही बड़ा रोल है। तो देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत क्यों है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने एक एग्जाम्पल देखा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। किस एग्जाम्पल के थ्रू, जो 27% रिजर्वेशन दी गई थी SC और BC को, उसके थ्रू हमने देखा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। गवर्निंग ए कंट्री, गवर्निंग का मतलब होता है कंट्री को चलाना। तो कंट्री को चलाने का काम कौन करती है, गवर्न करने का काम कौन करती है, वो करती है गवर्नमेंट। तो गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटी। तो किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए इस तरह की अनेक एक्टिविटीज की जरूरत होती है। मीन्स जो एक्टिविटी गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन के मामले में की, तो इस तरह की अनेक एक्टिविटीज की जरूरत होती है कंट्री को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। देखिए गवर्नमेंट हमारे लिए, एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए करती क्या है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मीन गवर्नमेंट हमारे लिए हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। इसके साथ साथ है ना, सिटीजन को एजुकेशन और हेल्थ भी गवर्नमेंट। और क्या करती है गवर्नमेंट, देखिए, इट कलेक्ट्स टैक्सेज एंड स्पेंड द मनी thus raised फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देखिए गवर्नमेंट है ना, टैक्स के रूप में मनी कलेक्ट करती है। मीन्स गवर्नमेंट के पास में अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है।
जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई भी आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और उस आदमी की इनकम ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आईटीआर लगा देती है। आईटीआर का मीनिंग होता है इनकम टैक्स रिटर्न। मीन्स जिस आदमी के पास में अच्छी इनकम होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। मैं टैक्स का क्राइटेरिया हमारी कंट्री में आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। 5 लाख से कम जिसकी सालाना इनकम है, 5 लाख से कम जिसकी सालाना इनकम है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता हमारी कंट्री में। पिछली बार ये क्राइटेरिया 2.5 लाख का था, 2.5 लाख रुपए का था, लेकिन अब की बार 5 लाख रुपीज का कर दिया गवर्नमेंट ने। हर बार गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उस बजट में अलग अलग घोषणाएं करती है गवर्नमेंट। तो अब की बार गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे चलाती है? लोगों से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और फिर गवर्नमेंट उस पैसे को स्पेंड करेगी। स्पेंड मीन खर्च करेगी अलग अलग चीज़ों पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, उसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। जैसे गवर्नमेंट सड़क बनाती है, रेलवे लाइंस बनाती है या लोगों को और फैसिलिटी देती है। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट कारगर होते हैं, काम आने वाले होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, पैसा खर्च करती है। और गवर्नमेंट के पास में वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा गवर्नमेंट के पास में टैक्स से आता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। देखिए इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के लिए होती है। तो लोगों की वेलफेयर करना और भलाई करना ही हमारी गवर्नमेंट का मेन मकसद है। तो गवर्नमेंट और क्या काम करती है? गवर्नमेंट लोगों के लिए फॉर्मुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बनाना, बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, मीन्स लागू करती है अनेक वेलफेयर स्कीम। कल्याणकारी स्कीम होती है वेलफेयर स्कीम, जो लोगों के कल्याण के लिए मीन्स उनकी भलाई के लिए लागू की जाती है। तो गवर्नमेंट ये काम भी करती है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटी। देखिए ये इन एक्टिविटी को कैसे करना होता, हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को कैसे करना होता है, मीन्स जो गवर्नमेंट ये एक्टिविटीज करती है तो ये एक्टिविटीज करने वाले कोई आदमी होते हैं और वही आदमी क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज के बारे में डिसीजंस लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो डिसीजन लेते हैं, चाहे लीडर हैं हमारे, चाहे मिनिस्टर्स हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इन एक्टिविटीज के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। कुछ लोग इन डिसीजन को लेंगे, जैसे पार्लियामेंट में डिसीजन लिया जाता है, कंट्री के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, और कुछ लोग है ना इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। इफ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दिस डिसीजंस, यदि इन डिसीजंस के बारे में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और इनकी इंप्लीमेंटेशन में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, मींस इन डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में या इन डिसीजन के ऊपर कोई भी झगड़ा हो जाता है, तो देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यदि है ना इन डिस्प्यूट के मामले मतलब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट के डिसीजन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का मीन्स उस झगड़े का निपटारा करने वाला भी कोई ना कोई होता है। ये डिटरमाइन करने वाला, ये निर्धारित करने वाला भी कोई ना कोई होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये इंपॉर्टेंट है दैट एवरीवन शुड नो, कि हर आदमी को जानना चाहिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। हर आदमी को जानना चाहिए कि कौन आदमी क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स हम इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो हमारे को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए डिसीजन कौन लेता है, मीन्स इन डिसीजंस को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है दैट दीज एक्टिविटीज कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजीशन चेंज। देखिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट के काम है वो हमेशा चलते रहेंगे, चाहे उन डिसीजन को गवर्नमेंट के डिसीजन लेने वाले लोग बेशक क्या होते रहे, चेंज होते रहे, चाहे लोग चेंज होते रहे, लेकिन गवर्नमेंट की एक्टिविटी, गवर्नमेंट के काम कभी नहीं रुकते। हालांकि है ना उन डिसीजन को लेने वाले व्यक्ति चेंज हो सकते हैं, लीडर चेंज हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम ऐसे ही चलता रहता है। सो टू
टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क, इन सभी टास्क को अटेंड करने के लिए, मीन्स इन सभी कामों को पूरा करने के लिए सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, मीन्स गवर्नमेंट जो काम करती है आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी में, तो इन सभी टास्क को अटेंड करने के लिए, मीन्स इन सभी कामों को पूरा करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स की गई हैं, मीन्स आपके कुछ ना कुछ प्रबंध किए गए हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, और जो अरेंजमेंट गवर्नमेंट के कामों को करने के लिए की गई है उन्हीं अरेंजमेंट्स को बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं, और वही संस्थाएं गवर्नमेंट के काम को करती हैं। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल, एक डेमोक्रेसी सही तरीके से तभी काम करती है, वेल मैनर में, वेल होता सही, सही मैनर में एक डेमोक्रेसी तभी काम करती है व्हेन, जब दीज इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं परफॉर्म फंक्शंस, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं असाइन टू देम, मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर ये इंस्टीट्यूशन तभी काम करते हैं जब है ना इन इंस्टीट्यूशंस को, मीन्स जिन जिन लोगों को ये काम असाइन किए गए हैं वो अपने काम को सही तरीके से करें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बेसिक रूल, मीन किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक रूल बनाता है ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, मीन हमारी कंट्री में बहुत से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को क्या काम करने हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के पास में कौन सी पावर होंगी, तो उनकी पावर के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में सारे रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दिए होते हैं। इन द एग्जाम्पल अबाउ, ऊपर दिए एग्जाम्पल में वी सो हमने देखा सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क, अनेक इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे थे। कौन सा एग्जाम्पल, जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था SC/BC को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, उसमें अनेक इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। उसमें एक इंस्टीट्यूशन था प्राइम मिनिस्टर, मीन्स एक संस्था थी प्राइम मिनिस्टर, और उसके कैबिनेट थी। कैबिनेट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं कैबिनेट। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, लगभग 15 मिनट इसके ऊपर लगाई थी मैंने एक दिन। आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, हमारी कंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हमारे कंट्री में लिए जाते हैं तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशंस लेता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट लेती है इन सभी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस को। मीन्स द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके IAS अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं सिविल सर्वेंट। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, लेकिन उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का काम कौन करते हैं, सिविल सर्वेंट करते हैं। मीन्स जो IAS IPS अधिकारी होते हैं, या जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर, जिसने साइन किए थे ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर, तो वो भी है ना आपके उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में शामिल था। सिविल, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो क्या था, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक मीन्स आपके सिविल सर्वेंट था। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्था है हमारी कंट्री के अंदर, सबसे बड़ा कोर्ट है ये, सबसे ऊपर वाला मीन्स एपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री का। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वेयर, जहां पे डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो है ना इसको है ना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन डिस्प्यूट्स का समाधान करता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन, क्या आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी सोच सकते हैं, मीन्स इन एग्जाम्पल के अंदर व्हाट इज देयर रोल, और उनका क्या रोल था। और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, हमने तो सिर्फ यहाँ पे कैबिनेट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उसके साथ साथ में सिविल सर्वेंट के बारे में किया है। और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी, देखिए किसी भी संस्था के साथ काम करना इजी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हर संस्था के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, नियम और कानून कायदे होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, और देखिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो लीडर्स के हाथ भी बांध सकते हैं, मीन्स जो नेताओं के हाथ भी बांध सकते हैं, क्योंकि है ना संस्थाओं में इतनी ताकत होती है कि है ना लीडर भी उनके सामने बेबस हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, देखिए हर इंस्टीट्यूशन होता है, जो हर एक संस्था होती है उसकी एक मीटिंग होती है, उसकी अपनी एक कमेटी होती है और वो रूटीन में काम करता है। दिस ऑफन लीड्स टू द डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, कई बार क्या होता है जब इंस्टीट्यूशंस कोई भी डिसीजन लेता है
तो उन डिसीजन के अंदर देरी भी हो सकती है और कई तरीके की जटिलताएं, मुश्किलें भी आ सकती है। हमने देखा है कि कई बार हमारे कोर्ट में केसेस चलते हैं हमारी कंट्री में, और वो केस काफी लंबे खिंच जाते हैं और उन केसेस का जो नतीजा आने में काफी डिले हो जाती है, देरी हो जाती है और काफी अड़चने भी आती हैं, मींस कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। जैसे अभी हमने निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई थी कंट्री में, तो वो काफी लंबा केस था, 7-8 साल तक वो केस चला। हालांकि फांसी देनी होती तो उनको बहुत ही जल्दी दी जाती, लेकिन काफी देरी से उनको फांसी मिली जैसा क्राइम उन्होंने किया था। और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आए, अड़चने भी बहुत आई, जो कि मतलब कि वकील था उन चारों गुनहगारों का, वो बार बार अड़चन लगाता रहा। जब उनको फांसी होने वाली थी सुबह 6 बजे, तो उस टाइम भी वकील है ना अलग अलग प्रकार की याचिकाएं दायर कर रहा था उनकी फांसी को रुकवाने के लिए। तो इंस्टीट्यूशन जब काम करते हैं तो उसमें देरी भी होती है और इस तरीके से जटिलताएं भी आती हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन के साथ डीलिंग करना, काम करना कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, मीन्स काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। मीन्स जब हम इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, किसी बड़ी संस्था में काम करेंगे, तो उससे हमारे को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, या टेंशन भी हमारे को हो सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर, संस्थाओं के अंदर हर चीज का जवाब मांगा जाएगा और जब आदमी को जवाब देना होता है किसी चीज का, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और उसको तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। वन माइट फील दैट, एक आदमी महसूस करेगा दैट इट इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर एंड मीटिंग। और जब इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना काफी निराशाजनक होता है, फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, तो फिर एक आदमी ये सोचता है कि एक आदमी को ही डिसीजन लेने चाहिए, मींस रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, प्रोसीजर्स नहीं होने चाहिए, मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्थाओं के साथ काम करना काफी कम्बरसम होता है, बोझिल होता है, टेंशन भरा होता है। तो आदमी ये सोचते हैं कि संस्थाओं के साथ काम ना किया जाए और सारे डिसीजन एक ही आदमी ले ले, संस्था ना ले और ग्रुप ऑफ पीपल डिसीजन ना ले। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक आदमी डिसीजन ले लेगा सारी चीजों में, ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक भावना नहीं है। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर रूल रेगुलेशन, प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। Some of the delay and complication introduced by the institution are very useful। कई बार जब है ना डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूशन जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें देरी होती है, कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, लेकिन ये यूजफुल भी होते हैं। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर अड़चन के बावजूद भी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट यदि कई अड़चन आने के बावजूद, कई कॉम्प्लिकेशंस आने के बावजूद, देरी के बाद भी अच्छा डिसीजन दे देता है, तो है ना फिर उस डिसीजन का बाद में दुख नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर जल्दी से क्विकली कोई डिसीजन ले लिया जाए और है ना बिना किसी बाधाओं के, अड़चन के, रूल रेगुलेशन, प्रोसीजर्स के, कॉम्प्लिकेशंस के कोई डिसीजन ले लिया जाए, तो वो डिसीजन कई बार कारगर नहीं होता और उस डिसीजन में कई बार है ना निर्दोष आदमी को भी सजा मिल जाती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर देरी होकर के भी अच्छा डिसीजन आ जाता है, तो फिर वो डिसीजन क्या होता है, सभी उसको फॉलो करते हैं और यही डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision। देखिए they provide an opportunity, जो डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वाइडर सेट ऑफ पीपल, लोगों के बहुत बड़े ग्रुप को कंसल्ट करने के लिए इन एनी डिसीजन। मीन डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसमें सभी ग्रुप ऑफ पीपल को, सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, सभी लोगों को, दोषी को भी, निर्दोष आदमी को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। बहुत बड़ी संख्या में कंसल्टेशन की जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई भी डिसीजन क्विकली या हड़बड़ाहट में नहीं लिया जाता, उस डिसीजन के ऊपर कंसल्ट की जाती है, सलाह मशवरा किया जाता है, सही और गलत का अंतर पहचाना जाता है, उसके बाद में फिर वो डिसीजन लिया जाता है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। देखिए इंस्टीट्यूशन है ना, इस चीज को मुश्किल बना देते हैं किसी भी डिसीजन को क्विकली लेने की प्रोसेस को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर है ना रूल रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे तब डिसीजन लिया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन है ना आपके इस चीज को डिफिकल्ट बना देते हैं। कौन सी चीज को? डिफिकल्ट डिसीजन लेने वाली चीज को। मीन्स इंस्टीट्यूशन के अंदर तेजी से क्विकली डिसीजन नहीं लिया जाता। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। लेकिन कई बार है ना क्या होता है, एक ये भी चीज डिफिकल्ट हो, दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट मीन्स टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन।
कई बार है ना बैड डिसीजन भी ले लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, मीन्स कई बार हो जाते हैं। हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है हर चीज़ का। जो हम कहते हैं ना चीज़ की ये चीज़ ऐसे होगी, कई बार वो चीज़ उसके अपोजिट भी हो जाती है। और कई बार इंस्टीट्यूशन के अंदर मीन्स डेमोक्रेसी के नाम पे बैड डिसीजन भी ले लिए जाते हैं। दैट्स वाई यही रीजन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना इंस्टीट्यूशन की तरफ आपके जोर देती है। अभी हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का क्या रोल था। वही ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, एक ऑफिशियल नोटिस होता है। इसके बारे में हमने पहले 3 क्लासेज बहुत अच्छी तरीके से लगाई थी आपकी जूम पे, और इन क्लासेज के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं उस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। क्या होता है मेमोरेंडम, एक सर्कुलर होता है या एक ऑफिस का नोटिस होता है। तो एक नोटिस आया था जो 1990 में, उस नोटिस के अंदर 27% रिजर्वेशन दिया गया था SC/BC को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को, और उसमें पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस डिसीजन में। परहैप्स नोट, नहीं पार्लियामेंट का रोल था या नहीं था। सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, हालांकि ये डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। यू माइट थिंक दैट, आप सोच सकते हैं कि द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, तो है ना पार्लियामेंट में इसका कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो जब हमारे सामने वो सर्कुलर आया तो उसको पेश किया था, उसको इश्यू किया था जो आपके मिनिस्ट्री थी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस वाली मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे उसके ऊपर। तो हम ये सोच रहे थे कि इस सेक्रेटरी ने ही इस डिसीजन को लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो डिसीजन शुरुआत में पार्लियामेंट के थ्रू लिया गया था, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास आया था, फिर उसके बाद वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के पास में और प्राइम मिनिस्टर के पास में आया था, फिर मिनिस्टर्स के बाद में वो डिसीजन गया था जॉइंट सेक्रेटरी के पास में। तो पार्लियामेंट का बहुत ही बड़ा रोल था इस डिसीजन को लेने में, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हम देखिए डिसीजन देखते हैं पार्लियामेंट में कैसे लिया गया और पार्लियामेंट का क्या रोल था। देखिए द रोल ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड, तो कहाँ पे हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, कहाँ पे डिस्कस किया गया, पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी कंट्री में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और देश के हित के जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में ही लिए जाते हैं। और कंट्री की पार्लियामेंट में जो भी बिल या बजट या लॉ पास हो जाता है उसको कोई आपके रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज एड्रेस, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 27% रिजर्वेशन देने की बात को पार्लियामेंट के सामने रखा, तो उसने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को, मीन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो कि लोकसभा और राज्यसभा थे, उनको एड्रेस किया, उनको संबोधित किया अपने उसमें। द प्राइम मिनिस्टर मेड ए, प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट कहाँ पे की थी, पार्लियामेंट के अंदर ही की थी। द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, देखिए जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट में डायरेक्टली नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, उन मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स ने इन्फ्लुएंस किया, मीन प्रभावित किया और आकार दिया किसको, गवर्नमेंट के डिसीजन को। मीन्स पार्लियामेंट में ही उस डिसीजन का, गवर्नमेंट के डिसीजन का 27% रिजर्वेशन देने वाले डिसीजन का आधार तैयार हुआ था। दे ब्रोट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, देखिए पार्लियामेंट दे ब्रोट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन, देखिए पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, मीन्स आपके पार्लियामेंट में बैठे जितने भी एमपीज थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और कहा कि आप मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर, मंडल कमीशन की सिफारिशों के ऊपर आप काम करो। मंडल कमीशन की सिफारिशें कौन सी थी, मंडल कमीशन की सिफारिशें वही थी जिनमें 27% रिजर्वेशन देना था SC/BC को। इफ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन, यदि पार्लियामेंट इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, तो गवर्नमेंट आगे नहीं जा सकती थी, मीन गवर्नमेंट के पास में इस डिसीजन को लेने का अधिकार नहीं था। अहेड क्या होता, आगे जाना। कैन यू गेस वाई, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के डिसीजन के बिना क्यों आगे नहीं जा सकती। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट, आप याद करें कि आपने पार्लियामेंट के बारे में क्या पढ़ा है इन द अर्लियर क्लासेज, पहले वाली क्लासेज के अंदर आपने पार्लियामेंट में क्या पढ़ा है, पार्लियामेंट के बारे में क्या पढ़ा है। आपने 8th क्लास में पार्लियामेंट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एंड ट्राई टू इमेजिन, और इमेजिन करने का प्रयास करिए, व्हाट द पार्लियामेंट कुड हैव डन, ये पार्लियामेंट क्या कर सकती है,
इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट द पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। देखिए कैबिनेट डिसीजन को अप्रूव ना करे तो पार्लियामेंट के अंदर कितनी पावर होती है, मींस कैबिनेट तभी अपना डिसीजन अप्रूव कर सकती है। मींस कैबिनेट का जो डिसीजन था ना कि हम 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे कंट्री के अंदर एससीबीसी के लिए, तो वो डिसीजन है ना कहाँ पे डिस्कस हुआ, वो डिसीजन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, और पार्लियामेंट के बिना कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती थी। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। इन ऑल डेमोक्रेसीज, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देखिए जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सभी डेमोक्रेसीज के अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली होती है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो हम वोटिंग के थ्रू चुनते हैं अपने लीडर्स को, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, और उस चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के पास में सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, मीन सबसे ज्यादा राजनीतिक पावर उनके पास में होती है, और वो लोगों के बिहाफ पे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो मीन्स हम हमारे एमपी जो इलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में हमारी जो नेशनल असेंबली है उसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट, और ये किससे बनती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनती है। स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट का क्या नाम होता है, स्टेट लेवल पे इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने जाते हैं एमएलए, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेवल पे इसको लेजिस्लेचर बोलेंगे। लेजिस्लेचर मीन लेजिस्लेशन से बना है, और लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है, लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है आपके मेकिंग लॉ, कानून बनाना। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए पार्लियामेंट का अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की जो असेंबली है मींस पार्लियामेंट है, वो हर कंट्री में एग्जिस्ट रहती है, हर कंट्री के अंदर मौजूद होती है, हर डेमोक्रेसी में। जैसे रूस में पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है, जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट का नाम राइक्सटैग है। तो अलग अलग कंट्री के अंदर या अलग अलग डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का नाम अलग अलग होता है। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो ये पार्लियामेंट होती है इसके पास में पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल अथॉरिटी मीन राजनीतिक अधिकार होते हैं इसके पास में, पीपल की जगह पे, मींस पीपल की जगह पे, पीपल के बिहाफ पे पार्लियामेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है, मींस राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करती है। पार्लियामेंट की अभी हम देखते हैं क्या क्या पावर होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। कंट्री के अंदर लॉज बनाने वाली, कानून बनाने वाली फाइनल अथॉरिटी कौन होती है, आखिरी अधिकार किसके पास होते हैं कंट्री में, वो होते हैं पार्लियामेंट के पास में। तो पार्लियामेंट का पहला काम क्या है स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट आपके लॉ बनाती है कंट्री के लिए। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और द लेजिस्लेशन, ध्यान रखेंगे। देखिए लेजिस्लेशन किसको बोलेंगे, लेजिस्लेशन बोलेंगे मेकिंग लॉ, कानून बनाने के काम को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन कहां पे होता है, लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। दिस टास्क, टास्क क्या होता है, काम। ये जो लॉ बनाने का या लेजिस्लेशन बोलते हैं जिसको काम है, वो इतना क्रूशियल है, इतना महत्वपूर्ण है, दैट की दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है ना। तो जो ये असेंबलीज हैं मीन जो पार्लियामेंट है उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है, क्योंकि ये क्रूशियल काम करते हैं। क्रूशियल मीन महत्वपूर्ण काम करती हैं, और वो महत्वपूर्ण काम क्या है, लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मेकिंग लॉ, कानून बनाना। तो ये पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको लेजिस्लेचर कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लेजिस्लेशन का काम करती हैं, कानून बनाने का, मेकिंग लॉ का काम ये करती हैं। तो बहुत ही क्रूशियल काम ये करती हैं। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट्स पार्लियामेंट करती क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, मेक न्यू लॉज मींस नए कानून बनाती है,
चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग होते हैं मौजूदा, जो पहले से एग्जिस्टिंग या मौजूद कानून होते हैं पार्लियामेंट उनको भी चेंज कर देती है। एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ, कई बार है ना पार्लियामेंट जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं मींस जो मौजूदा या बने बनाए कानून होते हैं उनको एबोलिश कर देती है, मींस खत्म कर देती है। पार्लियामेंट कई कानूनों को, एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म क्यों करती है? क्योंकि कुछ लॉ बहुत टाइम पहले प्रेवलेंट थे या उनका महत्व था, लेकिन आज उनका महत्व नहीं है। तो जिन लॉज का आज कोई महत्व ही नहीं है, कंट्री के अंदर जो प्रेवलेंट नहीं है, प्रचलित नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं होता, तो पार्लियामेंट स्टूडेंट्स उन लॉज को एबोलिश कर देती है। एबोलिश का मीनिंग क्या होता है बच्चों? खत्म कर देती है। एंड मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस, और पार्लियामेंट उनकी जगह नए लॉ बना देती है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट बहुत काम करती है लॉज बनाने के रेफरेंस में, नए लॉ बनाना, लॉ को चेंज कर देना, और मीन्स आपके जो पुराने लॉ हैं उनको खत्म कर देना, एबोलिश कर देना, और बिल्कुल ही नए लॉ बना देना। तो ये सारे काम पार्लियामेंट करती है। स्टूडेंट्स हम अगले काम देखते हैं पार्लियामेंट के क्या हैं। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो पार्लियामेंट है ना एक्सरसाइज यूज करती है सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट के पास में जो अगली पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास में ये पावर होती है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मींस प्राइम मिनिस्टर है या उसके मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के जो दूसरे अधिकारी हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल कौन रखती है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास जो अगली पावर है या जो पार्लियामेंट का अगला काम है वो ये है स्टूडेंट्स कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। मींस जो लोग हमारी सरकार चलाते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है। अगर पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर मींस सरकार चलाने वाले लोगों पे कंट्रोल नहीं करेगी तो लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। तो उनको हमेशा पार्लियामेंट का डर रहता है, और पार्लियामेंट में सरकार के हर काम का जवाब मांगा जाता है, जो भी काम सरकार लोगों के लिए करती है डेमोक्रेसी में। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, सरकार पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेवार है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया में दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। देखिए पार्लियामेंट किसके ऊपर कंट्रोल करती है? मैंने बताया था गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल, और गवर्नमेंट के ऊपर पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है इंडिया में वो बिल्कुल डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है। मींस हमारी पार्लियामेंट को सरकार के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी आजादी है, और पूरा कंट्रोल करने की भी हमारी पार्लियामेंट को आजादी है। दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, चाहे वो आपके सरकारी अधिकारी हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं कैन टेक डिसीजंस, वो डिसीजंस ले सकते हैं ओनली, तब ले सकते हैं सो लॉन्ग एज, जब तक दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मीन्स जो भी लोग सरकार चलाते हैं तो अपनी सरकार को तब तक चला सकते हैं या तब तक वो अपने डिसीजन ले सकते हैं जब तक उनको पार्लियामेंट की सपोर्ट होती है। पार्लियामेंट कंट्रोल और ओवर द, अब अगली पावर क्या है बच्चों पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट हैव। अगली पावर पार्लियामेंट की ये है कि गवर्नमेंट के पास में जितना भी पैसा होता है उस पैसे के ऊपर पार्लियामेंट का अधिकार होता है। इन मोस्ट कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज में एनी पब्लिक मनी, कोई भी जो सरकारी मनी होती है उसको बोलते हैं पब्लिक मनी, कैन बी स्पेंड, वो खर्च की जा सकती है ओनली व्हेन, तो केवल तब जब पार्लियामेंट सैंक्शन करे, पार्लियामेंट इस चीज को स्वीकृति दे। सैंक्शन होता है स्वीकृत करना। जब पार्लियामेंट के थ्रू कोई चीज स्वीकृत होती है, सैंक्शन होती है पैसे से रिलेटेड, तो तभी गवर्नमेंट उस पैसे को क्या कर सकती है? खर्च कर सकती है। मींस लोगों का जो पैसा होता है सरकार के पास में, टैक्स के थ्रू सरकार जो कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं पब्लिक मनी। पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी या गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो है ना, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है अपनी ट्रेजरी में से, अपने खजाने में से, तो उसको अपना पैसा खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो पब्लिक मनी का सरकार मिसयूज नहीं कर सकती पार्लियामेंट की परमिशन के बिना। तो अगला हम करते हैं स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। फॉर्म क्या होता है? संस्था को ही, इंस्टीट्यूशन को ही क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री के अंदर जब जितने भी पब्लिक इश्यू होते हैं, लोगों से रिलेटेड मामले होंगे ना, पब्लिक से रिलेटेड मामले होंगे, उनको बोलेंगे पब्लिक इश्यू। मींस
किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है और उस कंट्री के अंदर पब्लिक इश्यू मतलब लोगों से रिलेटेड मामलों के बारे में और नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय जो नीतियां होती हैं उनके बारे में जब कोई भी डिबेट बहस करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, तो उस डिस्कस करने का सबसे हाईएस्ट फोरम, सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? पार्लियामेंट होती है। तो जितनी भी पॉलिसीज या जितने भी पब्लिक से रिलेटेड इश्यू लोगों की भलाई के लिए, हमारी पार्लियामेंट किस लिए बनी है? आपने कभी सोचा? हमारी पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं। समर सेशन नहीं होता पार्लियामेंट का, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। मीन पार्लियामेंट में जितने भी एमपी होते हैं वो साल में 3 बार मिलते हैं, 1-1, 2-2 महीने के लिए, और उसमें कंट्री से रिलेटेड अनेक बजट पास किए जाते हैं। तो लोगों से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, या लोगों से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं, मामले होते हैं, तो उन सभी पॉलिसीज और मामलों के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि है ना, पार्लियामेंट में उससे बड़ा कोई वो नहीं होता, फॉर्म नहीं होता। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी हम पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, मैंने बोला था आपको। वैसे तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं जो इंडियन पार्लियामेंट है। इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, उसके साथ साथ में राज्यसभा। जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। वैसे तो पार्लियामेंट के पार्ट कितने हैं? 3। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ में लोकसभा और राज्यसभा। मीन्स एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आता है, सिंस द पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है। मीन्स जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, रूल ऑफ पीपल है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, ज़्यादातर जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं या जो लार्ज कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। मीन्स पार्लियामेंट के रोल और उनकी पावर्स को ज़्यादातर कंट्रीज ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मीन्स और उन्हीं 2 पार्ट्स को या रोल को क्या बोलते हैं? चैम्बर और हाउसेज। मीन्स जो पार्लियामेंट के अनेक कंट्रीज के अंदर 2 हाउसेज बनाए गए हैं, उन हाउसेज को क्या बोलते हैं? चैम्बर्स भी कह देते हैं। इंडियन पार्लियामेंट के भी 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए किस तरीके से अलग अलग हाउस का रोल है। 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पार्लियामेंट के कितने चैम्बर या हाउस होते हैं? हमारे इंडियन पार्लियामेंट के हैं, जैसे जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं? 2। और हाउसेज को क्या बोलते हैं? चैम्बर्स। जो एक हाउस होता है पार्लियामेंट का, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के थ्रू। जैसे हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट का एक हाउस है लोकसभा, और लोकसभा को लोग इलेक्ट करते हैं। मीन्स लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको लोग इलेक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, ये पीपल के बिहाफ पे, लोगों की जगह पे रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मीन्स वास्तविक शक्ति का या रियल पावर का ये यूज करते हैं। एक दूसरा हाउस होता है पार्लियामेंट का, जिस हाउस को या जिस हाउस के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते, उन मेंबर्स को, सेकंड हाउस के मेंबर्स को लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और ये जो हाउस होता है पार्लियामेंट का दूसरा, ये कुछ स्पेशल फंक्शन करता है। जैसे हम अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे कंट्री में 1 हाउस, एक हाउस है लोकसभा। लोकसभा को डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, या लोकसभा के मेंबर को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करेंगे? पीपल, लोग करेंगे वोट डाल के। और लोगों की जगह पे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो पावर को एक्सरसाइज करेंगे। और दूसरा हाउस हो गया हमारी पार्लियामेंट का, जो कि अपर हाउस है, या उसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं,
और ये कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। पढ़ेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अभी। द मोस्ट कॉमन वर्क for the second house is to look after the interest of various states, regions and federal units। देखिए जो सेकंड हाउस है, मान लीजिए राज्यसभा है हमारी कंट्री में, वो सेकंड हाउस है। जो सेकंड हाउस है उसका मेन काम क्या होता है? सेकंड हाउस का मेन काम वेरियस स्टेट्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना, अलग अलग स्टेट के जो हित होते हैं या उनकी कल्याण या भलाई के जो काम होते हैं उनको लुक आफ्टर करना, अलग अलग रीजन्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, और फेडरल यूनिट्स होती हैं जितनी, जैसे हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री कौन सी होती है? जिसमें पावर लेवल में डिवाइड होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर वाली, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो जब पावर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं फेडरेशन। और फेडरेशन की अलग अलग यूनिट होती हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, उसकी एक यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। तो जो फेडरेशन की अलग अलग यूनिट होती हैं और जो अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है सेकंड हाउस जो राज्यसभा है। इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री की बात कर लेते हैं। ये तो हमने पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में बात की थी। हमारे कंट्री में पार्लियामेंट कंसिस्ट, पार्लियामेंट में शामिल हैं 2 हाउसेज। तो हमारे कंट्री के पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने हैं? 3, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज। 2 हाउसेज कौन कौन से हो गए? लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 पार्ट्स हैं हमारी पार्लियामेंट के। लेकिन हमारी पार्लियामेंट के हाउसेज कितने हैं? हमारी पार्लियामेंट के हाउसेज हैं 2, एक लोकसभा और एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट प्रेसिडेंट भी है। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ये लिख रखा है यहाँ पे। प्रेसिडेंट भी होता है जो वो किसका पार्ट होता है? पार्लियामेंट का पार्ट होता है। ऑल्दो शी इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस। और जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। मीन्स जो 2 हाउस हैं हमारी पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना ही आपके लोकसभा का मेंबर है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट जरूर है। दैट्स वाई, यही रीजन है कि ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जितने भी लॉ बनते हैं हमारी कंट्री में वो पहले लॉ नहीं होते, वो बनते हैं, बिल बनते हैं। तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास हुआ तो उस बिल को लॉ बनने के लिए, उस बिल को कानून बनने के लिए किसकी असेंट की जरूरत होती है? प्रेसिडेंट की असेंट की जरूरत होती है। मीन्स प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसको सहमति देगा, तो तभी वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट करने की पावर होती है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेज। आपने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में अपनी पिछली क्लासेज में भी पढ़ा था। जैसे आपने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में अपनी 8th क्लास में पढ़ा था। फ्रॉम द चैप्टर 4 में आपने जाना कि लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस, कि लोकसभा के इलेक्शन हमारी कंट्री में होते हैं। और लोकसभा की जो टोटल इलेक्टेड मेंबर हैं हमारी कंट्री में, लोकसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर हैं 543। और वैसे लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 545। और लोकसभा की मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 552। आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। लेट्स रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउस। अब हम है ना लोकसभा और राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके गठन के बारे में पढ़ेंगे कि वो बने किस प्रकार हैं, लोकसभा कैसे बनी है और आपके राज्यसभा किस तरीके से बनी है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो उनके आंसर दीजिए। व्हाट इज द
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, छोटा कह लो या नीचे वाला हाउस है, उसमें टोटल मेंबर 545 हैं और इन 545 में से 543 इलेक्टेड हैं, मीन लोग इनको वोट डाल के चुनते हैं, और जो 2 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड है। इन 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, मीन्स जो आपके एंग्लो हैं, क्रिश्चियन हैं, ब्रिटिश हैं, लेकिन वो इंडिया में रहते हैं, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। उसके बाद में राज्यसभा के टोटल मेंबर्स आपसे पूछे गए हैं। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 245 और मैक्सिमम राज्यसभा में कितने हो सकते हैं 250। हु इलेक्ट्स द मेंबर, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है और लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। लोकसभा के मेंबर्स को, जो कि लोअर हाउस है लोकसभा, उसको पीपल इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं जो स्टेट की जितनी भी असेंबली होती हैं उनके जो एमएलए होते हैं, उसके साथ साथ और भी दूसरे लोग होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो आगे देखेंगे हम इसमें राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, तो देखिए टर्म की लेंथ कितनी है ईयर्स में। लोकसभा 5 ईयर के लिए कंपोजिट होती है, मीन्स आपके बनती है। लोकसभा 5 साल के लिए बनती है और राज्यसभा का जो आपके लेंथ ऑफ टर्म है, टेन्यूर है, वो 6 ईयर्स का है, ध्यान रखेंगे। कैन द हाउस बी डिजोल्व और इट परमानेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट का कौन सा हाउस डिजोल्व हो सकता है, भंग हो सकता है हर 5 साल के बाद, और कौन सा नहीं। जो परमानेंट हाउस है वो राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस भी कहेंगे, क्योंकि ये ना तो कभी बनता है ना कभी आपके टूटता है, ये हमेशा परमानेंट रहता है, डिजोल्व नहीं होता। लोकसभा भंग होती है, 5 साल में एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, हर 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी और नए मेंबर उसमें आएंगे। तो लोकसभा जो आपके लोअर हाउस है वो डिजोल्व हो जाता है और जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिजोल्व नहीं होता। उसके बाद में हम बात करते हैं विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल, कि लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, उन हाउसेज में से पावरफुल हाउस कौन सा है। इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा लोअर चैम्बर। देखिए लोअर चैम्बर या हाउस कहा जाता है लोकसभा को और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। हम कई बार मानते हैं कि राज्यसभा अपर हाउस है तो राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा नहीं है, राज्यसभा पावरफुल नहीं है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है लोकसभा से, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, मतलब लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, तो ये कोई पुरानी कहावत है, कहने का कोई तरीका है, ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं दी गई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस लैंग्वेज का कभी यूज़ नहीं हुआ है कि लोकसभा लोअर हाउस है और आपके राज्यसभा अपर हाउस है। ये सिर्फ है ना एक पहले की कोई कही हुई बात है, कोई कहावत है, इसी वजह से वो आज मीन्स सभी लोग उसको बोल रहे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर, डज गिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को स्पेशल पावर दी है। राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है और यदि पूछा जाए कि इंडियन पार्लियामेंट के किस हाउस को स्पेशल पावर्स हैं, विशेष शक्तियां मिली हुई हैं, वो मिली हुई हैं राज्यसभा को ऑन द मोस्ट मैटर्स, लेकिन ज़्यादातर मैटर पे लोकसभा के पास में सुप्रीम पावर है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है, लोकसभा के पास में। अभी हम बात करते हैं लॉ के मामले में। ऑर्डिनरी लॉ, 2 तरह के लॉ होते हैं या 2 तरह के बिल होते हैं, एक मनी लॉ या मनी बिल कह लो, या ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी बिल कह लो। जो ऑर्डिनरी बिल होता है या ऑर्डिनरी लॉ होता है उसको दोनों हाउसेज के अंदर पास किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया ऑर्डिनरी लॉ और मनी लॉ, आप ये भी कह सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल और मनी बिल। जो ऑर्डिनरी लॉ होता है ना वो लोकसभा में भी पास हो सकता है और राज्यसभा में भी पास हो सकता है। बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज, यदि है ना ऑर्डिनरी बिल को पास करने में दोनों हाउस के सदस्यों के अंदर मतभेद है, डिफरेंस है, तो फाइनल डिसीजन ज्वाइंट सेशन में लिया जाएगा। दोनों
जो आपके लोकसभा और राज्यसभा है, पार्लियामेंट के हाउसेज, उनका सेशन बुलवाया जाएगा और उस सेशन में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन तो फाइनल डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा? जॉइंट सेशन के अंदर। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा का आपके जॉइंट सेशन करवाया जाएगा और उसमें डिसीजन लिया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी बिल को लेकर के, ऑर्डिनरी बिल को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल पास नहीं होता, ऑर्डिनरी बिल, तो उस बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा के मेंबर की संख्या 245 है और लोकसभा के मेंबर्स की संख्या 545 है। तो लोकसभा के पास में ज़्यादा मेजोरिटी है, तो किसके व्यू को, किसके विचार को प्रेवलेंट दी जाएगी, मीन्स आपके प्रमुखता दी जाएगी, लोकसभा के विचार को प्रमुखता दी जाएगी। तो जब कोई भी बिल पास नहीं होता, ऑर्डिनरी बिल की बात की है मैंने, कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास नहीं होता लोकसभा में ना राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा की एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। उस ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, चेयर कौन करता है? लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है उसको वो करता है। जैसे हमारे लोकसभा के चेयरपर्सन कौन है? ओम बिड़ला। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और फिर है ना, अगर ज्वाइंट सेशन में भी कोई बिल पास नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में भी, तो किसके विचार को प्रमुखता दी जाएगी? लोकसभा के विचार को प्रमुखता दी जाएगी। और जो लोकसभा कहेगी, लोकसभा के मेंबर जो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा और उन्हीं की इच्छा के अकॉर्डिंग वो बिल पास होगा। उसके बाद में दूसरी पावर की हम बात करते हैं। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर। देखिए, मनी के मामले में, यदि पैसे का मामला आता है, मनी का मामला आता है, तो उस मामले में ज्यादा पावर लोकसभा को मिली हुई है। वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any money related law, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट। देखिए, मनी लॉ, एक होता है ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी लॉ और एक होता है मनी बिल या मनी लॉ। तो ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउस में पास हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन जो मनी बिल है ना, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है और मनी के मैटर में लोकसभा को ज्यादा पावर्स मिली हुई हैं। राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उस मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती जिस मनी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया। राज्यसभा सिर्फ 14 डेज का उस मनी बिल में डिले कर सकती है, अपने पास उसको 14 डेज रोक के रख सकती है और उसमें कुछ चेंज के लिए सजेशन दे सकती है। और राज्यसभा इन सजेशंस को माने, मीन्स आपके सॉरी, राज्यसभा क्या करेगी? लोकसभा के पास किए हुए मनी बिल को 14 डेज अपने पास रखेगी और उसमें कुछ आपके सजेस्ट दे सकती है, वो चेंज करने के लिए कुछ सजेशन दे सकती है। लेकिन ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के सजेशन को माने या ना माने। यहाँ पे क्या बात है कि मनी बिल मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया तो कंफर्म है पास होना, क्योंकि मनी मैटर के मामले में लोकसभा को ज्यादा पावर्स हैं। और राज्यसभा उस बिल को कितने दिन तक रख कर रोक सकती है? 14 डेज तक। और सिर्फ उसमें राज्यसभा सजेशन दे सकती है चेंज के लिए लोकसभा को कि आप ये चेंज करिए। लोकसभा उस सजेशन को माने या ना माने, ये उसकी पावर है। क्योंकि मैंने अभी बताया मनी मैटर के मामले में जो राज्यसभा को इतनी पावर नहीं है, लोकसभा को ज्यादा पावर है। तो देखिए, आप लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई देख सकते हैं। अलग अलग चैनल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो आगे देखते हैं हम और क्या क्या पावर हैं लोकसभा और राज्यसभा की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखती है। जो मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में उसके मिनिस्टर्स का एक ग्रुप भी होता है, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, काफी टाइम इसके ऊपर लगाया था मैंने। तो लोकसभा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, जो मंत्रियों का एक ग्रुप है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, उसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर की कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कौन रह सकता है।
जिस आदमी को लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ ग्रुप का समर्थन है ना, वही आपके प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। राज्यसभा की सपोर्ट हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। किसी भी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए लोकसभा के मेंबर्स की सपोर्ट होनी जरूरी है। जैसे लोकसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर हैं 543। यदि कोई आदमी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहता है तो उसके पास में 272 सीट होनी जरूरी है, चाहे वो उसकी खुद की पार्टी की हो, चाहे दूसरी पार्टी के साथ वो कोलिशन गवर्नमेंट बना करके, गठबंधन बना करके उन सीट के कोटे को पूरा करे। तो किसी भी आदमी को यदि प्राइम मिनिस्टर बने रहना है, कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा कंट्री के, हमारी कंट्री के, तो उसको कहाँ पे मेजोरिटी चाहिए अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपने प्राइम मिनिस्टर के पद को बचाने के लिए, उसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा की मेजोरिटी मायने नहीं रखती। इफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से they have no confidence in the council of ministers, all ministers including prime minister have to quit। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। यदि मान लीजिए लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ मेंबर मतलब 272 से ज्यादा मेंबर ये कह देते हैं लोकसभा में कि हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, मीन्स जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है उनके ऊपर और उन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मीन प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्विट करना पड़ेगा, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, मीन सरकार को गिराने के लिए लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। अभी 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाता है सरकार के खिलाफ तो सरकार गिराई जा सकती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन सरकार के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। राज्यसभा के पास में नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये लोकसभा में एक दिन है लोकसभा में, तो आप ये दिन देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप कहीं पे भी वो देख सकते हैं, लोकसभा की कार्रवाई देख सकते हैं टीवी के ऊपर। लोकसभा चैनल ऑन कीजिए आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा के लिए भी अलग चैनल बना रखा है, उसके साथ साथ लोकसभा के लिए भी अलग चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है। और अगर आपको लोकसभा चैनल नहीं है आपके घर पे तो आप है ना उसका एक ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि एक दिन लोकसभा के अंदर कैसे गुजरा और किस तरीके से अलग अलग बिल को पास करवाने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं या जो लोकसभा के मेंबर हैं वो एक दूसरे से बहस करते हैं। तो एक मैं बता देता हूँ, लोकसभा की जो कार्रवाई है ना, जो काम शुरू होता है लोकसभा में वो 11 बजे शुरू होता है, और ध्यान रखें 11 से 12 तक का, 11 से 12 तक का जो फर्स्ट आवर होता है वो उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ध्यान रखेंगे सबसे पहले लोकसभा की कार्रवाई कब शुरू होती है, 11 AM पे, और 11 से 12 तक 1 घंटा जो होता है लोकसभा का पहला, उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग मुद्दे पे कि आपने देश के इस हिस्से में क्या किया, इस हिस्से में क्या किया, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है और जो 12 बजे तक होता है ना, 11 से 12 तक, वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है। तो इसमें ये लोकसभा का एक दिन वो दे रखा है, जैसे ये कुछ इसमें मैं बता देता हूँ और तो कुछ नहीं है। जैसे ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, कोई भी आप देख सकते हैं एक दिन लोकसभा का, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है आपको। उसके बाद में 1-2 चीज और इसमें दे रखी है जो आपके काम की आ सकती है या कर सकते हैं। आपकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बिल ये 2004 में पास हुआ था। उसके बाद में CBI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की जांच होती है बहुत बार। तो ये आपका यहाँ तक हो गया लोकसभा राज्यसभा के बारे में। उसके बाद में हम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो भी लोग हमारी कंट्री में काम करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे, क्योंकि सरकार के 3 जो है ना वो होते हैं पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लेजिस्लेशन का काम करती है, पार्लियामेंट भी कह देते हैं इसको, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर बोल देते हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेशन का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन का काम करती है। लेजिस्लेचर के बाद दूसरा जो होता है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आते हैं, कोर्ट आते हैं, और एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं,
जो कंट्री के लिए काम करते हैं या आपके लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती हैं, इसमें दे रखा है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी में आपने देखा, तो ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी में एग्जीक्यूटिव में कौन आता था? लेजिस्लेचर में तो आगे पार्लियामेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ने वो ऑफिस मेमोरेंडम पास किया था 27% रिजर्वेशन देने वाला SC/BC को। और जो एग्जीक्यूटिव में कौन थे? जो जॉइंट सेक्रेटरी जिसके मेमोरेंडम के ऊपर साइन थे, वो एग्जीक्यूटिव में आ गया। इसके साथ साथ में जो आपके प्राइम मिनिस्टर था VP सिंह या उसके मिनिस्टर्स थे, वो भी किस में आ गए? एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गए। तो ऑफिस मेमोरेंडम में वी फाउंड आउट दैट पर्सन्स हु साइंड द डॉक्यूमेंट नॉट टेक डिसीजन। हमने देखा कि जिस पर्सन के साइन थे ना उसके ऊपर, ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर, उस आदमी ने ये डिसीजन नहीं लिया था। साइन किसके थे? जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे। मैंने बताया था हमारी कंट्री के अंदर एक मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है, उस मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है और उस मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी भी होता है। जैसे मैंने बताया था हमारा होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी बोलते हैं, उसका क्या होता है कि आपके फॉरेन सेक्रेटरी होता है। तो वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री किस में आ गई? मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काम करने वाले, कार्यकारिणी परिषद बोलते हैं जिसको। ही वाज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। देखिए, जिस जॉइंट सेक्रेटरी के उस ऑफिस मेमोरेंडम पे साइन थे, वो जॉइंट सेक्रेटरी सिर्फ उन डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा था, लागू कर रहा था, और वो डिसीजन किसी समवन एल्स मीन्स किसी दूसरे आदमी ने लिए थे। वी नोटेड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग डिसीजन। हमने प्राइम मिनिस्टर के रोल को भी देखा डिसीजन लेने में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत पावर होती है। बट वी ऑल्सो नो दैट, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये डिसीजन नहीं ले सकता था अगर प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा की सपोर्ट नहीं होती, अगर लोकसभा के अंदर ये ऑफिस मेमोरेंडम, ये बिल पास नहीं होता। तो लोकसभा ने ताकत दी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर ने ताकत दी जॉइंट सेक्रेटरी को। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किए, वो किसके आपके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था? वो काम कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के, उसके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये डिसीजन लेने की ताकत किसने दी? या प्राइम मिनिस्टर को ये दी लोकसभा ने, क्योंकि लोकसभा पास नहीं करती तो मिनिस्टर्स के पास नहीं जाता, मिनिस्टर फिर उसको आगे जॉइंट सेक्रेटरी के पास नहीं भेजते। तो इन दैट सेंस, इस प्रकार देखे तो ही वाज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की इच्छा को ही पास कर रहा था, या मतलब कि आपके पार्लियामेंट की इच्छा को ही लागू कर रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट की इच्छा थी इस बिल को पास करवाना और पार्लियामेंट की इच्छा को एग्जीक्यूट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे वी फाइंड फंक्शनरीज, हम अलग अलग टाइप की फंक्शनरीज देखते हैं, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं देखते हैं जो कि डे टू डे डिसीजन लेते हैं हमारे लिए, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की फंक्शनरीज होती हैं, अनेक प्रकार के फंक्शन करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं सरकार में, लेकिन है ना वो लोगों के बिहाफ पे उनके पास सुप्रीम पावर नहीं होती। सुप्रीम पावर लोगों के बिहाफ पे किसके पास होती है? वो पार्लियामेंट के पास होती है, क्योंकि पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को कौन चुनते हैं? पीपल चुनते हैं। मीन्स कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, सरकारी अधिकारी है, IAS IPS अधिकारी है, वो कोई भी डिसीजन लेता है तो वो उसके पास डिसीजन लेने की पीपल की पावर नहीं होती, क्योंकि पीपल के बिहाफ पे डिसीजन लेने की पावर उन्हीं के पास होती है जिनको पीपल ने चुना है। और पीपल ने किसको चुना है? पार्लियामेंट्स के मेंबर को चुना है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑल दोज फंक्शनरीज, जो भी फंक्शनरीज हमारे डे टू डे काम करती हैं, जो भी फंक्शनरीज, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे लीडर्स हों, जो भी लोग हमारे प्रतिदिन काम करते हैं कलेक्टिवली, इकट्ठे होकर के, वो सभी किस में आते हैं? वो सभी आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। दे कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, उनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो है ना एग्जीक्यूशन के इंचार्ज होते हैं, मेन चीजों का एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, इसीलिए वजह से उनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वो एग्जीक्यूशन करते हैं, मीन्स आपके वो पॉलिसीज को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको लागू कौन करेगा? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफिसर और मिनिस्टर्स करेंगे या प्राइम मिनिस्टर करेगा। दस वी
व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो सरकार के बारे में जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट वर्ड की, तो गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट का मीनिंग होता है एग्जीक्यूटिव। तो हमारी कंट्री के अंदर दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है जो लीडर्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट फिक्स नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि मिनिस्टर्स को कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उनकी जॉब एक बार फिक्स हो जाती है, सरकार उनको बाद में रिटायरमेंट ही देती है। अगर वो करप्शन वगैरह में ना फंसे तो उनको कोई नहीं हटा सकता। लीडर को तो हम हर 5 साल के बाद हटा सकते हैं। तो परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया था कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जब वो पास हुआ एससीबीसी के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, उस ऑफिस मेमोरेंडम में परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन सी थी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन सी थी? जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके साथ साथ में जो पार्लियामेंट के एमपीज थे या पार्लियामेंटेरियन थे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते थे। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन था? जिस जॉइंट सेक्रेटरी ने उस ऑफिस मेमोरेंडम पे साइन किए थे ना, वो था परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। बस सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि एक तो आईएएस अधिकारी है और एक तरफ एक लीडर है। तो लीडर की पोस्ट आपके श्योर नहीं है, उसको कभी भी उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, वो सिर्फ 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक आईएएस ऑफिसर है, उस आईएएस ऑफिसर की पोस्ट परमानेंट है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आ गया। लीडर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप एग्जीक्यूटिव। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव की 2 कैटेगरी होती हैं। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एक कैटेगरी तो होती है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक एग्जीक्यूटिव जो होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस, पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, वो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी कैटेगरी आती है इन द सेकंड कैटेगरी, पीपल आर अपॉइंटेड, लोग अपॉइंट करते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। लोगों को, आपके कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म के बेस पे लंबे टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है सेकंड कैटेगरी में। इसको जिस आपके सेकंड कैटेगरी में लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए वो किया जाए, इलेक्ट किया जाए, उनको बोलते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं। मींस जो सिविल सर्वेंट था, तो हमने कर लिया कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है और आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स आते हैं, पर्सन्स हु वर्किंग इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में काम करते हैं जो व्यक्ति, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं जैसे, उनको क्या बोलते हैं? सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्विसेज में काम करे। यूपीएससी का पेपर होता है, आपको पता हो तो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए सिविल सर्वेंट्स चुने जाते हैं। जैसे हमारे आईएएस अधिकारी हो गए, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी। आईएएस में क्या आ गया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। देखिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की खास बात क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव फिर भी ऑफिस में रहेगी, मीन्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास फिर भी पावर रहेगी जब रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसकी पोस्ट सेम रहेगी, परमानेंट रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए। कोई आईएएस अधिकारी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और ये जो ऑफिसर होते हैं सिविल सर्वेंट, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं। एंड असिस्ट क्या होता है? हेल्प करते हैं देम, किनकी? पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, उनका दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाने में उनकी हेल्प करते हैं ये लोग। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल
एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिस का सर्कुलर पास हुआ 27% रिजर्वेशन देने का सीबीसी को, उसमें आपको पता है परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन बैठे थे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट में एमपीज बैठे थे, उन्होंने उस ऑफिस मेमोरेंडम को पास किया और उसके ऊपर साइन क्या थे? उसके ऊपर साइन किसके थे? उसके ऊपर साइन थे जॉइंट सेक्रेटरी के साइन। यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हैं, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है ना, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का दूसरा नाम है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव को या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को है ना कम पावर होती है, और ज्यादा पावर किसको होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। मींस जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, उनको ज्यादा पावर होती है आपके आईएएस आईपीएस अधिकारियों की कंपेयर के अंदर। आपको पता हो तो कोई मिनिस्टर आता है तो आईएएस आईपीएस अधिकारी उसके पीछे घूमते रहते हैं और सारा सिस्टम उन्हीं को अरेंज करना पड़ता है, रैली का, सिक्योरिटी वगैरह का। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर एक अनपढ़ मिनिस्टर को एक उससे पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस अधिकारी से ज्यादा पावर होती है। क्यों होती है? क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारी पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते, और लीडर को पीपल चुनते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है और उसी के पास रियल पावर होगी जिसको पीपल ने चुना है। आईपीएस आईएएस अधिकारी को पब्लिक नहीं चुनती, इसी वजह से उनके पास में रियल पावर नहीं होती। और यही रीजन है कि लीडर्स को हमारी पब्लिक चुनती है और लीडर्स के पास में ज्यादा पावर होती है सिविल सर्वेंट की कंपेयर में। तो देखिए एक सिविल सर्वेंट की कंपेयर में एक मिनिस्टर, एक मंत्री ज्यादा पावरफुल होता है। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। देखिए अपने अपने विषय की ज्यादा नॉलेज होती है सिविल सर्वेंट्स को, आपको पता हो तो, और वो एजुकेटेड भी होते हैं मिनिस्टर्स की कंपेयर में। लेकिन फिर भी ज्यादा पावर किसके पास में होती है? ज्यादा पावर होती है मिनिस्टर्स के पास में, क्योंकि मिनिस्टर्स को कौन चुनता है? पब्लिक। और हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, पब्लिक का, पीपल का रूल है। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर देन इकोनॉमिक्स देन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि आपके हमारी कंट्री का वित्त मंत्रालय होता है। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई बच्चों? हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जो हमारे की आपके कंट्री के अंदर बजट वगैरह पास करते हैं ना। बजट क्या होता है? मीन्स आपके हमारी कंट्री में आमदनी कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, उसका जो एक अकाउंट होता है, ब्यौरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो आपके बजट पेश करता है पूरी कंट्री का। फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नॉलेज किसको होती है? फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नॉलेज आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो एडवाइजर होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो सिविल सर्वेंट होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है। फाइनेंस मिनिस्टर को इतनी नॉलेज नहीं है अपने विभाग की। मीन्स उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो उस मिनिस्ट्री के जानकार या फाइनेंस के, वित्त के जानकार, इकोनॉमिक्स के जो जानकार है ना, उनको ज्यादा जानकारी होती है, मिनिस्टर को जानकारी नहीं होती। आपको पता है कि मिनिस्टर्स के है ना विभाग चेंज कर दिए जाते हैं हर बार। किसी को कभी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो एक आदमी को सभी की नॉलेज तो हो नहीं सकती, लेकिन मिनिस्टर्स सरकार नहीं चलाते। मिनिस्टर्स तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, सरकार तो सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या उस विषय के जो जानकार है ना, वो चलाते हैं। मिनिस्टर्स के पास सिर्फ ऑर्डर देने की पावर होती है, और मिनिस्टर्स भी उन्हीं से एडवाइस लेता, उन्हीं से सलाह लेता है। उसके बाद में समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर दैट कम अंडर द मिनिस्ट्री। उसकी मिनिस्ट्री के कौन कौन से टेक्निकल पहलू हैं, कौन कौन से टेक्निकल मैटर हैं कि जिन टेक्निकल मैटर की वजह से मेरी मिनिस्ट्री का काम आसान हो सके, तो मिनिस्टर को उस चीज की नॉलेज नहीं होती। इसकी नॉलेज किसको होती है? सिविल सर्वेंट को, सरकारी अधिकारी को ज्यादा होती है। मीन्स क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, उसको हर विषय की क्या होती है? जानकारी होती है। दिस कुड इजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस इंडस्ट्री। और हमारी कंट्री में ऐसे ही होता है हर मिनिस्ट्री के अंदर। हर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, लेकिन उसको उसकी नॉलेज नहीं होती अपनी मिनिस्ट्री की। और अनेक टाइप के डिफेंस मिनिस्टर देखना हमारी कंट्री का कौन है? राजनाथ सिंह। इंडस्ट्री मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, माइनिंग मिनिस्टर, तो है ना इतनी मिनिस्ट्री होती है हमारी कंट्री में। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, उसके साथ साथ में इसका डिफेंस सेक्रेटरी भी होगा। और सेक्रेटरी कौन होगा? सेक्रेटरी होगा वो होगा आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आएगा, और वह एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके
विदेश मंत्रालय है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसको, तो उसका भी एक मिनिस्टर होता है और उसके साथ में उसका एक सेक्रेटरी भी होता है। तो हर मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर, उसका एक सेक्रेटरी। द रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन बिल्कुल सिंपल है। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, लोगों की विल सुप्रीम होती है, लोगों की इच्छा सबसे ऊपर होती है डेमोक्रेसी के अंदर, और मिनिस्टर्स को लोगों के द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। इसी वजह से मिनिस्टर्स के पास में ज्यादा पावर होती है, किसके बजाय, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बजाय, सिविल सर्वेंट्स के बजाय। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, मिनिस्टर को लोग इलेक्ट करते हैं और उनको है ना पावर देते हैं लोग मिनिस्टर्स को कि वो अपनी पावर का यूज करें, द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ, कि लोगों की जगह पे वो पावर का यूज करें मिनिस्टर, तो लोग मिनिस्टर्स को पावर देते हैं कि वो आप हमारी जगह पे पावर का यूज करिए। सी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल, और है ना मिनिस्टर अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, मींस मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेगा, मंत्री कोई भी डिसीजन लेगा और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो भी परिणाम आएंगे, तो है ना मिनिस्टर उन परिणामों के लिए किसके प्रति जिम्मेवार होगा, पीपल के प्रति जिम्मेवार होगा। दैट्स वाई, यही रीजन है कि मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन, और फाइनल डिसीजन हमारी कंट्री में कौन लेते हैं, मिनिस्टर्स लेते हैं, मींस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारी कंट्री में फाइनल डिसीजन लेती है। द मिनिस्टर डिसाइड्स, मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन द पॉलिसी शुड बी मेड। देखिए मिनिस्टर डिसाइड करते हैं ओवरऑल फ्रेमवर्क, सारा का सारा ढांचा और सारे के सारे उद्देश्य डिसीजन के, किसी भी पॉलिसी के ऊपर जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है उस पॉलिसी का सारा ढांचा, उसके सारे उद्देश्य मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द मैटर ऑफ हिज मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं होता। मेरे को कल को इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बना दो, मेरे को नहीं पता डिफेंस में क्या चल रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, सेना के अधिकारी हैं या आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो चलाएंगे, जिनको आपके सेना का जो डिपार्टमेंट है उनकी जिनको जानकारी होती है वो गवर्नमेंट चलाते हैं। मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री में कभी एक्सपर्ट नहीं होता। आपको पता हो किसी भी आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी भी आदमी को आपके डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को भी होम मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो जानकारी नहीं होती, मिनिस्टर आपका एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट तो वो लोग होते हैं पढ़े लिखे सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस अधिकारी। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑफ ऑल टेक्निकल मैटर, तो मिनिस्टर है ना इस टेक्निकल मैटर पे, अपनी मिनिस्ट्री के जितने भी टेक्निकल मैटर होते हैं उनके ऊपर वो किसकी एडवाइस लेता है, एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है। एक्सपर्ट कौन होते हैं, मीन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गया कोई, जो फाइनेंस के बड़े बड़े जानकार होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं या आपके कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उनसे मिनिस्टर आपके जानकारी लेता है, उसको अपने विभाग की कोई जानकारी नहीं होती। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन एंड प्लेसेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। तो देखिए हमेशा क्या होता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो मिनिस्टर के सामने अनेक ओपिनियन, विचार रख देते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड, और मिनिस्टर को किस ऑब्जेक्टिव पे, किस उद्देश्य पे काम करना है, अलग अलग लोगों से एडवाइस लेगा और जो एडवाइस उसको अच्छी लगेगी उसी एडवाइस के ऊपर वो काम करेगा, उसी एडवाइस के ऊपर वो डिसीजन लेगा। एक्चुअली दिस हैपन्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। Those who understand overall picture take the most important decision, मीन्स जो सारे की सारी ओवरऑल पिक्चर को समझते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं, मीन्स मिनिस्टर ही सारे डिसीजन लेते हैं, एक्सपर्ट सारे डिसीजन नहीं लेते।